In today's session, we will look into a very important concept of any web application which is authentication and authorization. हम इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देखेंगे और देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन से क्या मुराद है, और फिर हम इसकी एक कंप्लीट एक्सरसाइज एज ए इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे देखेंगे। और हम देखेंगे कि ये दोनों कंपोनेंट अगर हमने डिजेंगो वेब फ्रेमवर्क में इम्प्लीमेंट करने हैं तो इसके लिए हमारे पास कौन से मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं और उन मॉड्यूल्स को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे इन फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन दोनों कॉन्सेप्ट से ऑलरेडी कहीं ना कहीं फेमिलियर होंगे, जैसा कि आप सारे ही बहुत सारी ऐसी वेब एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं जिन वेब एप्लीकेशंस के अंदर ये दोनों ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के सिस्टम्स मौजूद होते हैं, और वो आपको बगैर ऑथेंटिकेट किए आपको अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, और फिर कौन से रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं इसके लिए वो आपको ऑथराइज़ करते हैं। सो लेट्स से अगर आप सोशल मीडिया यूज़र्स हैं तो आपको पता होगा कि अगर आपने फेसबुक, जीमेल या कोई भी और ऐसी वेब एप्लीकेशंस जिसमें आपको थ्रू रजिस्ट्रेशन उसके कुछ रिसोर्सेज मिलते हैं, तो दैट मीन वहाँ पे लाजमी ऑथेंटिकेशन का सिस्टम बैकएंड पे काम कर रहा है। इसी तरह अगर एक लार्ज वेबसाइट है और उसमें आपकी एक्सेस के अकॉर्डिंग आपको कुछ रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं और आप सारे रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो दैट मीन कि आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे ऑथराइज भी किया जाता है कि आपने किन रिसोर्सेज को एक्सेस करना है और किन रिसोर्सेज को आपने एक्सेस नहीं करना। और अगर आप मेजॉरिटी ऑफ वेब एप्लीकेशंस को देखें और अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो आपके मोबाइल्स में ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशंस जो हैं उनमें ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सिस्टम मौजूद होते हैं। अनटिल अनलेस अगर आप एक ऐसी वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें बगैर अकाउंट क्रिएट किए आप उसकी सारी फंक्शनैलिटीज़ एक्सेस कर पाते हैं, या उसकी फंक्शनैलिटी है इस तरह की कि आपको अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो डेफिनेटली वो एप्लीकेशंस जो हैं वो इन सिस्टम्स को अडॉप्ट नहीं करती हैं। जैसे कि अगर आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन का सिस्टम काम नहीं कर रहा होगा। बट अगेन मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशंस में आप देखेंगे कि ये दोनों कंपोनेंट्स आपको लाजमी मिलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें ऑथेंटिकेशन की, तो ऑथेंटिकेशन में किसी भी यूज़र को वेरीफाई किया जाता है। सो यूजली आप जब मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशंस जिनमें यूज़र्स इंट्रैक्शन होता है और आप एज ए लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पे आपको आपका कोई डाटा नज़र आता है या आप वहाँ पे कोई डाटा अपना एंटर करते हैं जो आपकी बिलोंगिंग होती है और वो आपकी आइडेंटिटी से वहाँ पे सेव रहता है, तो डेफिनेटली जब आप सिस्टम में पेनिट्रेट करेंगे तो सिस्टम सबसे पहले आपको ऑथेंटिकेट करेगा। इसकी एक बहुत कॉमन एग्जांपल आप अपने जीमेल अकाउंट की ले लें कि जब आप अपने जीमेल में लॉगिन करने के लिए आप अपने क्रीडेंशियल्स को इनपुट करते हैं तो सिस्टम आपको ऑथेंटिकेट करता है एक तरह से, और आपको ऑथेंटिकेट करते हुए वो आपके क्रीडेंशियल्स को वेरीफाई करता है कि आपने जो यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस और फिर उसके अगेंस्ट आपने जो पासवर्ड एंटर किया है, क्या ये पासवर्ड उनके सिस्टम में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, यानी आपकी पहले से उनके सिस्टम में एग्जिस्टेंस है या फिर नहीं है। सो अगर आपने अपना अकाउंट पहले क्रिएट किया होगा तो डेफिनेटली सिस्टम आपको ऑथेंटिकेट कर देगा, और अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया होगा या किसी भी वजह से अगर आपके क्रीडेंशियल्स इनवैलिड हैं, आपका पासवर्ड गलत है या आपका यूज़र नेम गलत है, तो सिस्टम में आप एज ए एंटिटी के तौर पे जिस तरह से सेव हैं तो वो आपको वैसे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएगा और आपको वो एक मैसेज दे देगा कि आप इनवैलिड क्रीडेंशियल्स इनपुट कर रहे हैं। सो दैट्स मीन कि सिस्टम ने आपको ऑथेंटिकेट नहीं किया है कि आप एक ऑथेंटिक यूज़र हैं। सो अनटिल अनलेस आप सही ईमेल और पासवर्ड एंटर नहीं करते हैं, सिस्टम आपको ऑथेंटिकेट नहीं करता है। और जब आप अपने क्रीडेंशियल्स किसी जीमेल अकाउंट के ऊपर सही इनपुट कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो आपको सारे यूज़र्स की ईमेल्स ला के नहीं दिखाएगा बल्कि सिर्फ आपकी जो ईमेल्स हैं वही ला के दिखाएगा। सो दैट मीन कि उसने आपको रिकॉग्नाइज़ किया कि आप कौन से यूज़र हैं, और फिर आपसे रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन उसके पास मौजूद थी सिर्फ उसने वही इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे ला के दिखाई है। ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं
और इनमें जो सबसे कॉमन मेथड है जो हम पढ़ेंगे वो है कुकीज़ बेस्ड ऑथेंटिकेशन। इसके अलावा हमारे पास टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी होती है जो नॉर्मली सिंगल वेब पेज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा थर्ड API बेस्ड भी हमारे पास ऑथेंटिकेशन होती हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर तो आप खुद अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। सो दैट मीन कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी यही है कि वहाँ पे कुकीज़ बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि वो एप्लीकेशन कोई और है, जैसे कोई फ़ोटो एडिटिंग की आपने एप्लीकेशन की हुई है इंस्टॉल, लेकिन वो आपको कह रहा है कि आप थ्रू Gmail भी लॉगिन कर सकते हैं या थ्रू फेसबुक भी लॉगिन कर सकते हैं। सो दैट मीन कि वो एज ए थर्ड पार्टीज़ कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रही हैं जिससे वो आपके अकाउंट को क्रिएट करेंगे और फिर आपको उसी अकाउंट से ऑथेंटिकेट किया जाएगा। आपने बहुत सारी जगहों पे शायद अगर आप APIs को इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरह की जिसमें कुछ ट्विटर की API है और आप ट्विटर का कोई ख़ास डाटा चाह रहे हैं, तो उनकी जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम होती है वो टोकन बेस होती है, जिसमें वो आपको एक टोकन देते हैं और आप उस टोकन के अगेंस्ट उस वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं। सो यूजुअली वो सिंगल पेज ऑथेंटिकेशन सिस्टम होती है। आप अगर कोई अपना वेब बेस्ड सिस्टम बना रहे हैं तो चांसेस हैं कि आप मेजॉरिटी टाइम कुकीज़ बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम या नॉर्मली लोग इसके साथ फिर API बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं कि चाहें तो आप अपना पूरा रिकॉर्ड एंटर करके खुद रजिस्टर कर लें, या चाहें आप पहले किसी और वेब ऐप पे अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप उसके थ्रू भी हमारे पास लॉगिन कर सकते हैं। सो ऑथेंटिकेशन सिस्टम काम कैसे करता है हम इसको इस डायग्राम से समझ सकते हैं, और ये कुकीज़ बेस्ड ऑथेंटिकेशन की एग्जांपल है। सो हमारे पास एक क्लाइंट है जिसके पास एक ब्राउज़र है और वहाँ से वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो इनपुट करेगा। नॉर्मली क्या इन्फॉर्मेशन इनपुट करेगा, वो अपना यूज़र नेम हो सकता है या उसका पासवर्ड हो सकता है, या यूज़र नेम की जगह कुछ वेब एप्लीकेशन जो है वो ईमेल का इस्तेमाल करती हैं तो अपना ईमेल एंटर करेगा। सो थ्रू पोस्ट रिक्वेस्ट उसका यूज़र नेम और पासवर्ड सर्वर के पास जाएगा और फिर सर्वर चेक करेगा कि क्या ये यूज़र पहले से एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सो अगर ये यूज़र पहले से एग्जिस्ट करता होगा तो यूज़र उसको एक HTTP रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, और नॉर्मली ये इस रिस्पॉन्स का नंबर 200 होता है। 200 का मतलब ये है कि आप जो यूज़र फाइंड कर रहे थे वो यूज़र यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इन केस अगर ये यूज़र यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो 404 का रिस्पॉन्स मिलेगा। सो दैट मीन के 200 रिस्पॉन्स फॉर अ यूज़र इज़ एग्जिस्ट एंड 404 रिस्पॉन्स मीन कि यूज़र जो है वो इनवैलिड क्रीडेंशियल्स के साथ आ रहा है और सर्वर के पास इस नाम का और इस पासवर्ड का कोई यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है। सो लेट्स से अगर वो 200 पासवर्ड रिटर्न करता है तो ब्राउज़र क्या करेगा, ब्राउज़र उसका एक सेशन सेट कर देगा, यानी वो उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव कर लेगा कि ये यूज़र मेरे पास लॉगिन हो गया है, और अब इस वेब साइट के जितने भी वो वाले वेब पेजेस हैं जो लॉगिन यूज़र को एक्सेसिबल हैं वो सारे पेजेस की एक्सेस इसके पास रहेगी। सो उसके बाद यूज़र लेट से कोई एक ख़ास पेज की रिक्वेस्ट करता है जिसके लिए उसका लॉगिन होना ज़रूरी था, जैसे वो एक पेज एक्सेस करता है किसी ख़ास जीमेल का, या वो पेज एक्सेस करता है कि उसने ईमेल को क्रिएट करना है, उसने इनबॉक्स में जाना है, उसने स्पैम्स में जाना है, तो दैट मीन वो लॉगिन है तो उन सारे पेजेस को एक्सेस करेगा। सो जब भी वो किसी पेज को एक्सेस करेगा तो सर्वर चेक करेगा कि क्या इस यूज़र का सेशन मेंटेन है। अगर सेशन मेंटेन है तो दूसरी दफ़ा उसको लॉगिन करने के लिए नहीं कहेगा, बल्कि वो उसको उसकी डिटेल्स वापस भेज देगा। जैसा कि अगर आप इसकी एग्जांपल ले लें फेसबुक के साथ, तो फेसबुक के 2 पेजेस आप सपोज कर लें, एक आपकी अपनी वॉल है, आपका मेन अकाउंट वाला पेज है जहाँ पे सारी आपकी डिटेल्स आ रही है, और दूसरी वो आपकी वॉल है जिसके ऊपर आपके सारे फॉलोइंग्स जिनको आप फॉलो करते हैं उनकी सारी पोस्ट वहाँ पे आ रही हैं। सो आप वन टाइम लॉगिन कर जाते हैं तो आप इन दोनों पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि सर्वर ने आपका सेशन मेंटेन कर दिया है और अब आपको दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। सो जितने पेजेस आपकी इस अकाउंट से रिलेटेड हैं वो सारे आपको एक्सेस होते रहेंगे। और लेट्स से वो आपका एक सेशन मेंटेन कर रहा है यहाँ पे नेम जॉन के नाम से कि जॉन लॉगिन हुआ है, सो जॉन से रेलिवेंट जितने भी पेजेस हैं वो सारे हमने प्रोवाइड करने हैं। सो ये सारे पेजेस आपको तब तक मिलेंगे जब तक आप लॉगिन रहेंगे, और जैसे ही आप लॉग आउट करेंगे तो कुकीज़ से आपका ये सेशन डिलीट कर दिया जाएगा, और दोबारा अगर आप किसी पेज को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो पेज आपको एक्सेसिबल नहीं होगा जब तक आप उसको लॉगिन नहीं करेंगे। सो आपने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है
वो ये है कि जब आप लॉगिन कर जाते हैं तो आपका एक सेशन मेंटेन हो जाता है, और ये सेशन तब तक मेंटेन रहेगा जब तक आप लॉग आउट नहीं करते हैं। इस सेशन में सिस्टम आपको आइडेंटिफाई कर लेगा कि आप कौन से यूज़र हैं, और आप जब भी किसी पेज की रिक्वेस्ट करेंगे सो वो पेज आपके अकॉर्डिंगली आपको रिटर्न किया जाएगा, यानी आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ ही आपको रिटर्न किया जाएगा, किसी और की इन्फॉर्मेशन रिटर्न नहीं की जाएगी क्योंकि आपने सिस्टम में लॉगिन किया है। और जब तक आप लॉग आउट नहीं करेंगे तब तक आप उस तमाम इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते रहेंगे, और जैसे ही आप लॉग आउट करेंगे तो आपका वो सेशन वापस डिलीट हो गया है, और अब आपको दोबारा से लॉगिन के साथ ही सिस्टम में जाना पड़ेगा। विदाउट लॉगिन किए आप सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली इस सारे कॉन्सेप्ट के बैकग्राउंड में जो चीज़ काम करती है वो आपकी सेशन आईडी काम करती है, कि जब आप लॉगिन करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी को एक सेशन में स्टोर कर दिया जाता है, और ये सेशन फिर थ्रू आउट द सर्वर मेंटेन रहता है जब तक आप लॉग आउट नहीं करेंगे। इसी तरह अगर हम ऑथराइजेशन को देखें तो ऑथराइजेशन से मुराद ये है कि अगर एक सिस्टम के ऊपर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं तो डेफिनेटली वो सारे रिसोर्सेज आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इवन कि आप अगर लॉगिन भी हो गए हैं। तो लॉगिन होने के बाद आपको ऑथराइज़ किया जाता है कि आप किन वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं और किन वेब पेजेस को आप एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर एक वेबसाइट है जिसके ऊपर 3 पेजेस हैं, एक पेज 1 है, एक पेज 2 है और एक पेज 3 है। लेट्स से ये 3 वेब पेजेस हैं, और इन 3 वेब पेजेस में ये 2 वेब पेज जो हैं ये ख़ास तरह के यूज़र्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको आप कह लें कि वो स्टैंडर्ड यूज़र हैं, लेकिन जो एडमिन टाइप यूज़र होगा वो इन सारे पेजेस को एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जब एक एडमिन टाइप का यूज़र लॉगिन करके आएगा, उसको सिस्टम ऑथेंटिकेट करेगा, तो उसके पास जो उसको ऑथराइज़ किया गया है इस पूरे सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, वो इन तीनों पेजेस को एक्सेस कर लेगा। लेकिन जब एक स्टैंडर्ड यूज़र लॉगिन करेगा, उस जिसके पास पूरे सिस्टम की एक्सेस नहीं है, तो ये ऑथेंटिकेट तो हो जाएगा अगर ये सही यूज़र नेम और पासवर्ड देगा, लेकिन ये सारे वेब पेजेस को एक्सेस नहीं कर पाएगा, बल्कि इसके पास जो एक्सेस है वो सिर्फ इन पर्टिकुलर 2 पेजेस की है। सो ये जो तीसरा पेज है इसकी ऑथराइजेशन सिर्फ एडमिन को है। सो कोई भी जो एक वेब सिस्टम होता है उसमें ऐसा नहीं होता कि उस वेब सिस्टम का हर यूज़र उस पूरे सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, अनटिल अनलेस अगर आप सुपर यूज़र नहीं है, आप सुपर एडमिन नहीं है। सो स्टैंडर्ड यूज़र जो होते हैं उनके रिसोर्सेज की एक्सेस जो होती है वो लिमिटेड होती है, और सिस्टम उनको ऑथराइज़ करता है कि इसने किस पेज को एक्सेस करना है और किस पेज को इसने एक्सेस नहीं करना है। सो जो बेसिक डिफरेंस है ऑथेंटिकेशन में यूज़र को सिस्टम में एंट्री अलाउ की जाती है, और ऑथराइजेशन में एंट्री अलाउ करने के बाद ये देखा जाता है कि क्या चीज़, कौन सा रिसोर्स यूज़र को ग्रांट करना है और कौन सा रिसोर्स यूज़र को अलाउ नहीं करना है। सो ये किसी भी ऑथराइजेशन सिस्टम के बेसिक पर्पसेस होते हैं जिनको हम अचीव कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो डिफरेंट यूज़र्स होते हैं उनकी एक्सेस के अकॉर्डिंगली ये डिफ़ाइन करता है कि इस यूज़र ने कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है और कौन सा एक्शन परफॉर्म नहीं करना। जैसे कि सपोज़ कि अगर किसी कंपनी का कोई इंटरनल सॉफ्टवेयर है और उस इंटरनल सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, सो सारे यूज़र हो सकता है सारे कंपोनेंट को नहीं इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है कि कुछ यूज़र ऐसे हैं जिनका काम खाली डाटा एंट्री करने का है, और फिर कुछ यूज़र ऐसे हैं कि जो कि डाटा एंट्री को देख भी सकते हैं और उनको डिलीट भी कर सकते हैं। सो बेसिकली हर यूज़र ने अपनी प्रिविलेजेस के अकॉर्डिंगली जो है वो फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करनी है, और ऑथराइजेशन यही इंश्योर करता है कि वो उस हर यूज़र को जब वो लॉगिन कर जाए तो उसकी जो ऑथराइज एक्सेस होती है वो सिर्फ उसी को ही परफॉर्म कर सके। और नॉर्मली बहुत सारी वेब एप्लीकेशंस के अंदर ऐसा होता है कि वहाँ पे यूज़र्स के लिए रूल्स डिफ़ाइन कर दिए जाते हैं, ताकि हर यूज़र्स जो है वो अपने रूल के अकॉर्डिंग जो है वो अपने रिसोर्सेज को एक्सेस करे और सिर्फ वही फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सके जो उसके रोल में डिफ़ाइन कर दी गई है। सो ये तीनों पॉइंट्स अगर आप देखें तो ये तीनों पॉइंट्स इसी के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं कि हमने यूज़र को जो रिसोर्सेज देने हैं वो उसके एक्सेस लेवल के अकॉर्डिंगली देने हैं। अब अगर आपने किसी भी वेब एप्लीकेशन में इन दोनों पॉइंट्स को अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है, तो अगर तो आप PHP में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे इस काम को करने का अपना कोई मेथड होगा। अगर आप ASP.NET में या C# में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ उसकी अपनी लाइब्रेरीज़ होंगी
जो यूज़ करेंगे आप ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के लिए। बट अगर आप डिजेंगो वेब फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं तो ये कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जिनको आपने माइंड में रखना है। सॉरी, ये लाइब्रेरीज़ नहीं है, ये कुछ मॉड्यूल्स हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना है, और इन्हीं मॉड्यूल के साथ हम देखेंगे कि हम इस पूरे सिनेरियो को इम्प्लीमेंट कर देंगे। सो पहली बात ये है कि जब हमने यूज़र को ऑथेंटिकेट करना है तो ऑथेंटिकेट करने से पहले यूज़र हमें क्रिएट करना पड़ेगा। जो यूज़र सिस्टम में क्रिएट होगा वही ऑथेंटिकेट हो सकता है, यानी वही यूज़र लॉगिन करेगा जो पहले साइन अप करेगा। सो बगैर साइन अप किए हम लॉगिन की फंक्शनैलिटी नहीं देते हैं। अब नॉर्मली हम प्रीवियसली देखते आए हैं कि अगर हमने डिजेंगो के अंदर एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्रिएट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब अगर हमने एक यूज़र क्रिएट करना है तो उसके लिए, क्योंकि ये भी बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ही है आपका, जैसे स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है या कोर्स एक ऑब्जेक्ट है, या अगर आप कोई और वेब सिस्टम बना रहे हैं जिसमें आपने बहुत सारे मॉडल्स डिफ़ाइन किए हुए हैं और आपने उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं तो आप खाली वहाँ पे क्रिएट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब आपने जो फंक्शन इस्तेमाल करना है वो क्रिएट यूज़र का करना है। क्रिएट यूज़र क्या करेगा, आपके पासवर्ड्स को भी हैंडल करेगा। नॉर्मली जब एक यूज़र अपना अकाउंट क्रिएट करता है तो वो बाकी अपनी सारी कुछ इन्फॉर्मेशन पुट करेगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन पुट करने के साथ साथ एक चीज़ जो उसने पुट करनी है वो है उसने अपना पासवर्ड पुट करना है। अब नॉर्मली ऑथेंटिकेशन सिस्टम में पासवर्ड को हम एज इट इज़ नहीं स्टोर करते हैं सिस्टम के अंदर। इस तरह से तो वो डाटाबेस के अंदर हमारे पासवर्ड जब स्टोर्ड होंगे तो कोई भी यूज़र जिसके पास डाटाबेस की एक्सेस होगी वो हमारे पासवर्ड को जाके देख सकता है, और उसके पास हमारा यूज़र नेम भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि हर वो यूज़र जिसके पास डाटाबेस की एक्सेस है वो हमारे अकाउंट को एक्सेस कर सकता है और हमारे अकाउंट से लॉगिन होकर वो सारे काम कर सकता है जो हम कर सकते हैं। यानी हमने जो भी अगर हमारा वहाँ पर डाटा पड़ा हुआ है तो वो डाटा हमारा एक्सपोज हो जाएगा। सो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लॉगिन करते साइन अप करते हैं तो हमने अपना अकाउंट क्रिएट किया और हमने अपना पासवर्ड एंटर किया है, तो हमारे पासवर्ड को सिक्योर करके वहाँ पे डाटाबेस में सेव किया जाता है। वो पासवर्ड हमारा ओरिजिनल फॉर्म में स्टोर नहीं होता है। तो प्रोसेस ये होता है कि हमारे पासवर्ड के ऊपर एक टेक्निक अप्लाई की जाती है जिसे हम कहते हैं हैशिंग। हैशिंग एक टेक्निक है जो हमारे पासवर्ड को चेंज कर देती है कुछ ऐसे करैक्टर्स के अंदर कि हमारा वो पासवर्ड जो है वो रीडेबल नहीं होता। सो जब आप हैशिंग अप्लाई करेंगे तो आपका पासवर्ड अब एज इट इज़ सेव नहीं हुआ, बल्कि कुछ रैंडम करैक्टर्स बन चुके होंगे और वो रैंडम करैक्टर्स जाके डाटाबेस में स्टोर्ड हो रहे होंगे। सो अब अगर कोई पर्सन जाके डाटाबेस में देखेगा तो उसको आपका पासवर्ड नज़र नहीं आएगा, उसको वहाँ पे रैंडम करैक्टर नज़र आएंगे। और ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि आप इस रैंडम करैक्टर से वापस ओरिजिनल पासवर्ड को रिट्रीव कर सकें। हाँ, जब आप दोबारा अपना पासवर्ड एंटर करेंगे तो दोबारा वो सेम करैक्टर जनरेट कर देगा। सो क्रिएट यूज़र क्या करेगा, आपकी पासवर्ड वाली जो फील्ड होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर हैशिंग अप्लाई करके उसको एक नया पैटर्न बना के वहाँ पे सेव कर देगा। हाँ, जब आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपने दोबारा अपना ओरिजिनल पासवर्ड देना है, तो वो दोबारा हैशिंग के पास जाएगा और दोबारा डाटाबेस में मैच किया जाएगा उसको। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे खाली क्रिएट यूज़ करेंगे तो आपका पासवर्ड स्टोर हो जाएगा, तो एक तो वो एक्सपोज रहेगा। दोबारा जब आप लॉगिन करने जाएंगे तो आप पासवर्ड एंटर करेंगे, सिस्टम उसके ऊपर हैशिंग अप्लाई करके वहाँ पे नए करैक्टर्स ढूंढेगा, तो उसको नए करैक्टर्स तो मिलेंगे नहीं क्योंकि आपका पासवर्ड तो एज इट इज़ सेव है, तो आप उसके अंदर लॉगिन भी नहीं कर सकेंगे। सो ये कुछ रीज़न है कि जिसकी वजह से हम सिंपल क्रिएट की बजाय क्रिएट यूज़र का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। दूसरा ये है कि जो डिजाइंगो के अंदर आपको पता है कि डाटाबेसेस के लिए हम जो है वो उसके डिफ़ॉल्ट मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं और हम मॉडल्स डिफ़ाइन करते हैं जब भी हमने एक टेबल क्रिएट करना होता है या हमने एक रिकॉर्ड स्टोर करना होता है। सो यूज़र का मॉडल हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, यूज़र का मॉडल हमें बना बनाया मिल जाएगा और ये वो हमें इस मॉड्यूल से मिलेगा। इस मॉड्यूल के अंदर से आपको यूज़र का मॉडल बना बनाया मिल जाएगा, आपने इस मॉडल को इस्तेमाल करना है और उस मॉडल के साथ कुछ फील्ड्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती हैं जिसमें यूज़र नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, इज़ एक्टिवेटेड है, लास्ट लॉगिन है, फर्स्ट ज्वाइन है। तो ये मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर दूंगा इसकी ऑफिशियल, जिसके अंदर सारी इसकी फील्ड्स, इसके एट्रीब्यूट्स और इसके जो फंक्शंस आपको बने बनाए मॉडल्स के मिल जाएंगे वो वहाँ पे मौजूद होंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी इसके अंदर से मिल जाएंगे जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी सेशन आईडीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला फंक्शन आपको इसके अंदर से मिल जाएगा लॉगिन का। ये क्या करेगा, ये आपकी सेशन आईडी को मेंटेन करेगा जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड पे देखी है। सो प्रीवियस स्लाइड के ऊपर हम देख के आए हैं कि सेशन आईडी जो है वो
मेंटेन हो जाती है। सो कैसे मेंटेन होगी, ये हम लॉगिन का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे तो सर्वर को नहीं पता चलेगा कि यूज़र का की आईडी, सेशन आईडी मैंने अपने पास सेव रखनी है, और जब ये दोबारा मुझसे कोई पेज की रिक्वेस्ट करेगा तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको पेज देना है, तो दोबारा इसको लॉगिन की रिक्वेस्ट हमने नहीं करवानी है। इसी तरह एक ऑथेंटिकेट का फंक्शन है, वो भी सेम मॉड्यूल से आप इंपोर्ट करेंगे। ये क्या करेगा, ये जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और दोबारा यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ आप लॉगिन करेंगे, तो ये ऑथेंटिकेट का फंक्शन आपको ही ऑथेंटिकेट करेगा, जिसमें ये चेक करेगा कि क्या आपका रिकॉर्ड डाटाबेस में एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो ये आपको ऑथेंटिकेट कर देगा, नहीं करता तो ये आपको डेफिनेटली बता देगा कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो कोई एक मैच नहीं कर रहा है। इसी तरह जब हम लॉग आउट करते हैं तो हमारी वो सेशन आईडी हमने डिलीट करनी होती है, ताकि हमारी जो एग्जिस्टेंस है वहाँ से रिमूव हो जाए और दोबारा लॉगिन के बगैर हमारी वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस ना हो सके। तो लिहाजा लॉग आउट का फंक्शन भी हमें इसके अंदर से मिल जाएगा। इसके अलावा हमने जब ऑथराइज़ करना है अपने आप को, यानी हमने किन पेजेस की एक्सेस देनी है, किन पेजेस की एक्सेस नहीं देनी, तो उसके लिए सेम इसका एक मॉड्यूल है django.contribute.authorization.decorators। अब यहाँ पे .decorator का इजाफा हो गया है, और ये फंक्शन कौन सा है, लॉगिन रिक्वायर्ड का। सो आपका हर वो पेज जिसकी आपने एक्सेस को स्टॉप करना है, और आपका हर पेज एक्सेस होता है थ्रू व्यू फंक्शन के डिजेंगो के अंदर, तो हम इसके ज़रिए इंश्योर करेंगे कि हमने किस पेज की एक्सेस देनी है और किस पेज की एक्सेस हमने बगैर लॉगिन के नहीं देनी है। सो हम जिसके ऊपर लॉगिन रिक्वायर्ड इस्तेमाल कर देंगे, जब तक यूज़र की आईडी मेंटेन नहीं होगी, जब तक उसका लॉगिन नहीं हो चुका होगा, तब तक वो व्यू का फंक्शन उसको एक्सेसिबल नहीं होगा। और आपको पता है कि आपके सारे वेब पेजेस थ्रू व्यू ही यूज़र को एक्सेस होते हैं, यूज़र उनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। इसी तरह एक और फंक्शन है, खैर इसका कुछ ताल्लुक तो नहीं है कुछ ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन के साथ, पर हम इस फंक्शन को यूज़ करते हैं, यानी हम इस फंक्शन को अगेन यूज़ करेंगे जब यूज़र को हम ऑथेंटिकेट करेंगे। तो ये गेट ऑब्जेक्ट और 404, और ये पहले से हम एक लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, रेंडर का फंक्शन भी हमें इसी से मिलता है, रीडायरेक्ट का फंक्शन भी हमें इसी से मिलता है। तो ये django.shortcut की लाइब्रेरी से गेट ऑब्जेक्ट और 404 का एक मेथड है। ये जब भी हम डाटाबेस से कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं ना, तो हम इस मेथड को यूज़ कर लेते हैं। तो अगर वो चीज़ मिल जाती है तो हमें ये 200 रिटर्न कर देता है, नहीं मिलती तो हमें ये 404 रिटर्न कर देगा। अच्छा, इसी तरह सपोज़ किया अगर आपने कोई पर्टिकुलर, लेट्स से कि मैं आपको एक सिनेरियो बताऊं कि जब आप लॉगिन हो जाते हैं ना, तो आपको लॉगिन का एंकर टैग नहीं दिखाया जाता, फिर आपको जो एंकर टैग दिखाया जाता है वो लॉग आउट का दिखाया जाता है। यानी आप लॉगिन कर लें तो फिर लॉग आउट नज़र आता है, और अगर आप लॉग आउट कर जाएं तो फिर आपको लॉगिन या रजिस्टर के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो अगर आप किसी ख़ास ऑप्शन को विजिबल रखना चाहते हैं और आप ये चेक करना चाहते हैं कि अगर यूज़र लॉगिन करके बैठा हुआ है तो ये नज़र आए, नहीं लॉगिन करके बैठा हुआ तो ये नज़र आए, सो उसके लिए हम जो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो रिक्वेस्ट यूज़र डॉट इज़ ऑथेंटिक का है। सो बेसिकली ये पार्ट ऑफ रिक्वेस्ट ही है, तो इसके लिए हमें कोई लाइब्रेरी तो नहीं चाहिए। तो हम इसको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो हम इस तरह की फंक्शनैलिटीज़ को भी इंश्योर कर लेंगे कि लॉगिन के साथ क्या है और लॉग आउट के साथ क्या है। जैसे कि इसका एक और सिनेरियो भी बनता है कि अगर आप लॉगिन करके बैठे हों तो फिर आप लॉगिन के पेज को दोबारा एक्सेस नहीं कर सकते, तो हम इसको भी इसी के साथ ही इस फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये एट्रीब्यूट है, तो जिसका आंसर आपको ट्रू या फॉल्स मिलता है। तो इस एट्रीब्यूट के साथ हम ये दो चीज़ें इंश्योर कर लेंगे, और ये भी हमें बार बार वहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है। अब इन 4-5 पॉइंट्स को इस्तेमाल करके हम जो है वो अपना कंप्लीट ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सिस्टम जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। अब इसके लिए मैंने एक एग्जांपल कंसीडर की है, तो हम उस एग्जांपल को देख लेते हैं पहले हम कि वो एग्जांपल क्या है, और फिर हम उन सिनेरियोज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हम उस पॉइंट को फिर वहाँ जाके देख लेंगे। सो अब हम एक सिस्टम के साथ समझ लेते हैं कि ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सिस्टम कैसे काम करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही कॉमन सी वेबसाइट है, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ये मैंने इसको एज ए केस स्टडी ली है और हम इसी का ही रेप्लिका बना के देखेंगे। तो ये देखें आप, ये गूगल की ब्लॉगिंग वेबसाइट है जिसके ऊपर डिफरेंट यूज़र ने डिफरेंट ब्लॉग पोस्ट किए हुए हैं। तो ये पहला ब्लॉग है, ये एक ख़ास अकाउंट है, अकाउंट का नाम जो है मेरे ख्याल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम देख लेते हैं। ये देखें, ये एक अकाउंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉग के नाम से, इसकी एक पूरी प्रोफाइल है, और इस प्रोफाइल ने कुछ अपने जो है वो ब्लॉग्स अपलोड किए हुए हैं, और यहाँ पे इसके ब्लॉग्स आ रहे हैं। पहला ब्लॉग जो है वो हाउ टू बिकम रिच है, ये किस डेट को पोस्ट हुआ, और फिर इसकी कुछ थोड़ी सी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रही है, और अगर हमने इसको मज़ीद पढ़ना है तो यहाँ पे रीड मोर पे जाएंगे। इसी तरह इसका एक ये सेकंड ब्लॉक है, फिर ये थर्ड ब्लॉक है, तो इस तरह 2-3 ब्लॉक्स आ रहे हैं इसके। लेट से हम इसका पहला ब्लॉग अगर ओपन करें
तो अभी मैं इस अकाउंट मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ यहाँ पे, तो लिहाजा ये रीड मैंने किया तो उस ब्लॉग की कुछ डिटेल्स आ गई हैं, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं उसने मुझे वो दिए हुए हैं, कुछ इमेजेस अपलोड किए हुए हैं, लोकेशन है, और नीचे यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन ही होता है, लेकिन कमेंट आप तब कर सकते हैं जब आप यहाँ पे साइन इन विद गूगल करेंगे। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा भी इस तरह का एक ब्लॉगिंग अकाउंट हो और मैं भी इस पर अपने ब्लॉग पोस्ट कर सकूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके एक पेज पे जाता हूँ जो इसका होम पेज है, लेट्स से ये यहाँ पे मैं साइन इन करता हूँ। अब मैं अपने ब्लॉग, ये किसी और की प्रोफाइल है जहाँ से मैं ब्लॉग पढ़ रहा हूँ, मैं कमेंट कर सकता हूँ इसके नीचे। अभी हम लॉग इन करके आ जाते हैं। सो ये देखें, अब अगर मैं ऑलरेडी इस पर अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ, अदरवाइज़ मेरा अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, तो मैं क्रिएट यूर ब्लॉग पे जाके वो मुझे ऑथेंटिकेट करेगा। पहले देखें, अब ये थर्ड एपीआई इसको इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये गूगल का ही है तो उसके लिए तो थर्ड एपीआई नहीं है, उसके ने अपने मुझे जितने भी गूगल के अकाउंट्स हैं उन्हीं को इस्तेमाल करने का कह दिया है। सो मैं यहाँ से साइन इन कर जाता हूँ। सो अब देखें, ये मैंने अकाउंट लॉगिन किया है तो ये व्यू कुछ इस तरह से आ गया है। ठीक हो गया। अगर मैं लॉगिन नहीं करके बैठा हुआ था तो मेरे पास, मैं बाकियों के ब्लॉग पढ़ रहा था, अब मैं अपना एक ब्लॉग भी पोस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने पहले कुछ किए भी हुए, जैसे कि ये कंप्यूटर साइंस का ब्लॉग पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब ये इसकी एडिट की फंक्शनैलिटी मुझे दे रहा है, और अगर मैंने एक नया ब्लॉग क्रिएट करना है तो एक न्यू पोस्ट होगी, मैं इस न्यू पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ फील्ड्स आ जाएंगी जिसमें इस पोस्ट का टाइटल, इस ब्लॉग का टाइटल है, इसका कंटेंट है, और नीचे मैंने अगर इसके अगेंस्ट कोई आई थिंक पिक्चर अपलोड करनी है तो वो कोई पिक्चर का ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास। यस, ये इधर कुछ साइड पे आ रहा है मेरे पास ऑप्शन ना, कुछ परमा लिंक्स है, लोकेशंस हैं, अदर ऑप्शंस हैं। सो जब मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे पब्लिश करूँगा तो मेरा ब्लॉग ये पोस्ट हो जाएगा। जैसे ये अब इस यूज़र की प्रोफाइल है, मेरी भी ऐसी प्रोफाइल बन जाएगी और मेरे ब्लॉग्स भी ऐसे नज़र आएंगे। अच्छा, अब मैं चूँकि यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो मेरा सेशन यहाँ मेंटेन हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। और अब ये मुझे यहाँ पे ये देखें, अब मुझे इंटर कमेंट की फंक्शनैलिटी वो अलाउ कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कमेंट भी पोस्ट कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे कमेंट पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो अब ये पब्लिश हो जाएगा मेरा कमेंट यहाँ पे। ठीक है, जब लॉगिन नहीं था तो इस पेज को भी नहीं पता, देखिए मैंने लॉगिन उधर किया और मैंने यहाँ क्या कि इस पेज को रिफ़्रेश किया है तो वो जो है ना, वो यहाँ पे भी मुझे मेरा अकाउंट एक्सेस हो रहा है। ठीक हो गया। सो ये यहाँ पे कमेंट मेरा पोस्ट हो गया है। अब वो मेरे कमेंट को कोई रिप्लाई भी कर सकता है और इसके ऊपर भी फीडबैक दे सकता है। सो ये आप समझ सकते हैं कि ये कैसे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सिस्टम काम कर रहा है। तो हमने भी कुछ इस तरह का सिस्टम डिज़ाइन किया है और हम उसी सिस्टम के ऊपर ही देखेंगे कि हम उन फंक्शनैलिटीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी अपनी वेब ऐप बना रहे हैं, एट द एंड आपने सेम आपके भी इस तरह के सिनेरियोज़ होंगे और आपने इन्हीं सिनेरियोज़ को इम्प्लीमेंट करना होगा। सो ये देखें, ये मेरी ब्लॉगिंग वेबसाइट है। सो डेफिनेटली मैंने इसके फ्रंट एंड पे कोई काम नहीं किया और ये सिंपल है, लेकिन ये सारे सिनेरियोज़ वो जो वहाँ पे हैं उन सबको यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट होता देख सकते हैं। ये मेरा डिफ़ॉल्ट यूआरएल है, सर्वर रन हो रहा है, हम इसको चेक करते हैं। येस, सो अभी मैं लॉगिन होके नहीं बैठा हुआ तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है, लॉगिन का। जितने भी ब्लॉग्स पहले पोस्ट हो चुके हैं वो सारे यहाँ पे नज़र आने चाहिए, लेकिन चूंकि अभी तक हमने कोई ब्लॉग क्रिएट नहीं किया तो यहाँ पे कोई ब्लॉग नज़र नहीं आ रहा। सो अब मैं ब्लॉग क्रिएट करना चाहता हूँ। सो ब्लॉग क्रिएट करने का जो यूआरएल है वो मैंने बनाया हुआ है post/new। ठीक है, मैं बगैर लॉगिन किए इसको एक्सेस करता हूँ, ये मुझे एक्सेस नहीं करने दे रहा। ये मुझे कह रहा है कि आप लॉगिन करके आएँ फिर आप आके इस पेज को एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि अगर आप देखें तो यहाँ पे post/new एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी एक्सेस मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं अभी ऑथेंटिकेट नहीं हूँ कि मैं इसको एक्सेस कर सकूँ। ठीक है, हम वापस चलते हैं अपने होम पेज के ऊपर और हम जो है वो एक अकाउंट क्रिएट करके आते हैं। तो अब हमारे पास रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन दोनों ही हैं। सो लेट्स से पहले रजिस्टर करते हैं, हम अपने आप को पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डेव के नाम से एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, dev123 मेरा यूज़र नेम है। ईमेल जो है मेरा वो ab@gmail.com है। पासवर्ड कोई रख लेते हैं सिंपल सा 123123, मैंने पासवर्ड रख दिया, सिंपल है। इसको रजिस्टर किया, यस, तो ये मैं रजिस्टर हो चुका हूँ। चलें ठीक है, अब देखें यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है, ना रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, ना यहाँ पे लॉग इन का ऑप्शन आ रहा है। सो ये कौन कर रहा है, ये वो इज़ ऑथेंटिकेटेड का जो एट्रीब्यूट है ये वो काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन भी आ चुका है मेरे पास।
पहले नहीं आ रहा था। अब क्रिएट पोस्ट पे जाते हैं तो कोई हम भी एक ब्लॉग क्रिएट कर लेते हैं। सो ब्लॉग का नाम हम जो है वो टेस्ट ब्लॉग दे देते हैं, ठीक है। और इसकी कोई टेस्ट डिस्क्रिप्शन है, यहाँ से कोई इमेज, हर ब्लॉग की अपनी एक इमेज होगी, तो हम यहाँ से कोई इमेज भी इसकी अपलोड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको सेव किया, तो अब आप देखें ये एक ब्लॉग यहाँ पे आ चुका है, ठीक हो गया। सो ये मेरा अपना ब्लॉग है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हम एक और ब्लॉग भी क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्रिएट पोस्ट पे गए, हम अगेन एक ब्लॉग जो है वो कंप्यूटर साइंस के नाम से क्रिएट कर लेते हैं, और इसकी कोई डिस्क्रिप्शन दे दी हमने। यहाँ से हमने इसको चूज़ फाइल करके कोई इमेज अपलोड कर दी, ओपन किया, सेव किया, तो अब ये 2 ब्लॉग्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं लॉग आउट कर देता हूँ, ताकि जो देखते हैं कि लॉग आउट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा होगा हमारे पास, और क्या ऑप्शन आ रहे हैं। देखें, लॉग आउट किया तो मेरे ब्लॉग्स सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, स्टिल नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे ऑप्शन लॉगिन और रजिस्टर का आ रहा है। अब किसी ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी, ठीक है। अब ये डिटेल्स ओपन हो गई हैं, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, और ये कमेंट सेक्शन है नीचे, जिस पे लिखा हुआ है कि यू मस्ट बी लॉग इन टू कमेंट। आप बगैर लॉगिन किए कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स से हम लॉगिन कर लेते हैं, मैं इसी अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ दोबारा से। तो दोबारा से हम चलते हैं इधर, अब नीचे कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर एक कमेंट कर देते हैं, इसको पोस्ट किया, ठीक है। तो ये देखें बता रहा है कि dev123 ने एक कमेंट किया हुआ है। अगर कोई और यूज़र भी यहाँ पे कमेंट करेगा तो फिर उसका कमेंट भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। सो ये आप सिनेरियो समझ गए होंगे, और ये कोई इतना कोई हैवी प्रोजेक्ट नहीं है, सिंपल सा प्रोजेक्ट है, बट ये सारी बगैर फ्रंट एंड के है, बट ये सारे सिनेरियोज को इम्प्लीमेंट करके दे रहा है जो हमें ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है। अब सपोज़ किया मैं लॉग इन होके बैठा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे पेज एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ लॉगिन की, तो जब तक मैं लॉग आउट नहीं करूँगा तो मुझे यहाँ पे लॉगिन पेज की एक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है। देखें ये वापस घूम के मुझे होम पेज पे ले आया है, लेकिन उसने मुझे लॉगिन पेज पे नहीं लेके गया, ठीक है। सो हम इसको दोबारा कोशिश करते हैं लॉगिन एक्सेस करने की, ये हमें नहीं देगा, ठीक है। हाँ, एक दफ़ा लॉग आउट कर जाएंगे तो यहाँ पे दोबारा अगर हम कोशिश करें कि अगेन पोस्ट क्रिएट की, पोस्ट न्यू की, तो अब हमें ये करने नहीं देगा, ठीक है। ये वापस लॉगिन पे लेके जाएगा हमें। सो अब हमने देखना है कि हमने इसका रेप्लिका कैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि हमारे मॉडल्स कितने होंगे। सिंपल से मॉडल्स होंगे, 2 मॉडल्स होंगे हमारे। एक यूज़र का मॉडल है, वो बना बनाया हमें मिल जाएगा, और एक हमने देखें यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे एक्चुअली जो चीज़ क्रिएट हो रही है वो हमारे पास क्रिएट हो रही है पोस्ट, ऐसी ही ना। सो लेट्स से मेरे पास ये एक पोस्ट क्रिएट हो रही है, जैसे मैंने अभी पोस्ट क्रिएट की है। ये पोस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो एक यूज़र का एग्जिस्ट करना रिक्वायर्ड है। एक यूज़र पहले एग्जिस्ट करेगा तो वो एक पोस्ट को क्रिएट कर सकता है। अब एक यूज़र का मॉडल हमें चाहिए, इसका मतलब ये है, और एक हमें मॉडल चाहिए पोस्ट का, ठीक है, बेसिक स्टार्टिंग लेवल के ऊपर, तो पोस्ट क्रिएट करने के लिए। सो यूज़र का मॉडल पहले से एग्जिस्ट करता है, और हम उस बने बनाए मॉडल को ही इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, और उस मॉडल के साथ ही हमें वो सारी फंक्शनैलिटीज़ मिल जाएंगी। फिर ये यूज़र का मॉडल क्या करेगा, इस पोस्ट वाले मॉडल में एज ए फॉरेन की के तौर पे एग्जिस्ट करेगा। यानी जब भी एक पोस्ट क्रिएट होगी तो उसमें यूज़र एज ए फॉरेन की के तौर पे एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसका 1 to many का रिलेशनशिप है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये पोस्ट का टेबल है, पोस्ट में कुछ अपनी चीज़ें भी आ जाएंगी, जैसे उस पोस्ट का टाइटल है, उस पोस्ट का कंटेंट है, उस पोस्ट की इमेज है, वो पोस्ट कब क्रिएट हुई है, कब एडिट हुई है, ये सारी इसकी अपनी फील्ड आ जाएंगी, और एक फील्ड इसमें आ जाएगी यूज़र टाइप की, ठीक है, कौन सा यूज़र है जिसने इस पोस्ट को क्रिएट किया है। अच्छा, जब ये पोस्ट क्रिएट हो जाएंगी तो फिर कोई भी यूज़र कमेंट कर सकता है, तो फिर हमें एक और भी टेबल अलहदा से मेंटेन किया हुआ है। तो एक हमारा और एक मॉडल अलहदा से एक ऑब्जेक्ट बनेगा जो कमेंट के नाम से होगा, ठीक है। सो कमेंट में भी पहली चीज़ आ जाएगी कि यूज़र कौन है, तो इसका भी फॉरेन की का रिलेशनशिप हम बना देंगे। तो ये कमेंट के नाम से टेबल होगा हमारा, कमेंट के नाम से हमारा एक मॉडल होगा, ठीक है। और इसका भी इसके साथ रिलेशनशिप होगा, क्योंकि कमेंट भी एक यूज़र से बिलोंग करेगा हमेशा। तो एक इसमें फील्ड हो जाएगी यूज़र कौन है, दूसरी फील्ड हो जाएगी कमेंट क्या है, कमेंट का टेक्स्ट है, फिर कमेंट किस पोस्ट पे किया गया है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है पोस्ट का भी इससे रिलेशन है। सो एवरी कमेंट इज बिलोंग टू सम पोस्ट, ठीक है, कौन सी पोस्ट है और उस पोस्ट के ऊपर कौन सा यूज़र आगे कमेंट कर रहा है। और फिर कमेंट क्या है,
एक वो फील्ड हो जाएगी, एक फील्ड जो है वो इसकी हम डेट की बना सकते हैं कि किस डेट को कमेंट किया गया है। तो ये 2-3 फील्ड इसकी हो जाएंगी। तो ये हमारा सिंपल सा एक मॉडल बन जाएगा। सो अब हम चलते हैं कोड के ऊपर, और कोड में ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, बस हम उस कोड को इन स्टेप्स देख सकते हैं, और आप देखेंगे कि कोड को इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल सा कोड है। सो अब बगैर किसी देर की हम अपने कोड पे चलते हैं। सो ये मैंने एक ब्लॉगिंग साइट के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर एक ब्लॉग की ऐप है। आप इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन सारी आप उससे वाकिफ़ होंगे कि आप पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर आप उसके अंदर ऐप क्रिएट करते हैं, और ऐप क्रिएट करने के बाद आपने जो है वो अपनी यूरल्स की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। बट मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ अपने मॉडल क्लास के ऊपर, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं और आपको पता है कि आपने किस तरह से इसके अंदर डिफरेंट व्यूज़ क्रिएट करने होते हैं, और आप किस तरह से डिफरेंट यूआरएल्स की कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है। सो मैं डायरेक्टली जंप करता हूँ यहाँ पे मॉडल के नाम से, और जहाँ पे हमने अपने मॉडल क्रिएट करने होते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पे मैंने यूज़र के नाम से कोई मॉडल क्रिएट नहीं किया हुआ, बल्कि यूज़र के मॉडल को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास ये असल में एक और भी लाइब्रेरी है, एक और भी मेरे पास मॉड्यूल है authentication.models के नाम से, जिसके अंदर से हमें ये यूज़र का मॉडल हमें मिल जाता है। इसके अंदर आपको कौन कौन सी फील्ड मिल जाएंगी, अगर आपने ये देखना है तो आप सिंपली यहाँ पे ब्राउज़र पे जाके आप सर्च कर लें यूज़र मॉडल इन डिजेंगो। ठीक हो गया, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कौन कौन सी फील्ड्स हैं। आप इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज पे आ जाएंगे, आपको इसके सारे यहाँ पे जितने भी एट्रीब्यूट्स, फील्ड्स और जितने भी इसके एग्जिस्टिंग फंक्शंस हैं आपको वो सारे मिल जाएंगे। तो आपको इसको बना, ये देखें आपको यहाँ से मिल जाएगा ये django.contrib.authentication से। तो ये आपका यूज़र का मॉडल है, ये कौन सी क्लास से आ रहा है। ठीक है, ये यूज़र के नाम की क्लास है आपकी, और इसकी ये फील्ड्स हैं, यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और उसकी कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। तो आप ये सारी डिटेल्स यहाँ से जाके देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी फील्ड्स मिल रही हैं, और आप उन फील्ड्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये आप सारी चीज़ें यहाँ से आके देख सकते हैं। सो बहरहाल मैंने इस मॉडल को क्रिएट नहीं किया, बल्कि मैंने बना बनाया यूज़ कर लिया। इसको बना बनाया इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि मुझे फील्ड्स तो मिल ही जाएंगी सारी की सारी, मुझे इसके सारे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के फंक्शन भी मिल जाएंगे। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट मैंने एक पोस्ट क्रिएट करनी थी। पोस्ट में पहली चीज़ ऑथर आ जाएगा, और डेफिनेटली वो एज ए फॉरेन की के तौर पे आ रहा है। सो यूज़र को मैंने यहाँ पे एज ए फॉरेन की के तौर पे इस्तेमाल किया है। ऑन डिलीट मॉडल डॉट कैस्केड इस्तेमाल किया कि अगर कोई यूज़र डिलीट हो जाएगा तो उसके सारी पोस्ट भी डिलीट हो जाएंगी खुद ब खुद। ठीक हो गया। देन उस पोस्ट का टाइटल होगा, उसका कंटेंट होगा, उसकी टेक्स्ट फील्ड है, कोई इमेज हम टाइप की फील्ड क्रिएट की गई है, और इसका एक एट्रीब्यूट है अपलोड टू। इसका मतलब है कि जितनी भी इमेजेस अपलोड होंगी वो आपके इस फोल्डर के अंदर जाके अपलोड होगी। तो इसके लिए मैंने मीडिया डायरेक्टरीज को इस्तेमाल किया है। और आप इसके लिए आप जब आपने एक काम ये लाजमी याद रखना है, आपने इस बात को मेरा केयरफुली आपने समझना है, जब भी आप ये फील्ड क्रिएट करेंगे तो इसके लिए आपको एक लाइब्रेरी लाजमी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होती है, वो वैसे ही आपको ये एरर दे देगा। वो आपकी लाइब्रेरी है पिलो के नाम से। ठीक हो गया। सो लेट्स से जैसे ही आपने ये फील्ड क्रिएट की ना, एक मॉडल के अंदर आपने इमेज टाइप का फील्ड क्रिएट किया है, तो आप फिर पहले जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप इंस्टॉल करेंगे पिप इंस्टॉल, लाइब्रेरी का नाम है कैपिटल PILLOW, पिलो के नाम से। ठीक है। सो मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन मैंने भी इंस्टॉल्ड की है क्योंकि जब मैंने इस फील्ड को क्रिएट किया तो उसने मुझे कहा कि आप पहले पिलो लाइब्रेरी इंस्टॉल करें। ठीक है। इसका जो मेन एट्रीब्यूट है वो अपलोड टू का है। तो आप यहाँ पे जो भी पाथ मेंशन कर देंगे आपका उसी नाम से फ़ोल्डर बन जाएगा, और आपकी सारी इमेजेस उस फोल्डर में जाके खुद ब खुद स्टोर हो जाएंगी। ठीक है। तो ये इसको खुद पता होगा कि हर पोस्ट के साथ कौन सी इमेज में स्टोर कर रहा हूँ। सो बाकी तो एट्रीब्यूट्स ब्लैंक ट्रू है। अगर हमें किसी की पोस्ट पे इमेज नहीं भी दे रहा तो तब भी कोई इशू नहीं है, तो तब भी मेरा मॉडल जो है वो उस रिकॉर्ड को सेव कर लेगा। बाकी दो फील्ड्स डेट टाइप की है, डेट टाइम है, क्रिएटेड कब हुआ, और बाद में अगर मैंने इसको एडिट किया तो मैंने एडिट कब किया है। सो आखिरी मॉडल मेरा कमेंट टाइप का है। सो कमेंट में मैंने क्या किया, कौन सी पोस्ट है तो एज ए फॉरेन की मैंने यहाँ पे पोस्ट को इस्तेमाल किया है, कौन सा ऑथर है तो फिर एज ए फॉरेन की मैंने यहाँ पे यूज़र को इस्तेमाल किया है। कंटेंट जो कमेंट का टेक्स्ट है ये उसके लिए फील्ड क्रिएट की गई है।
कमेंट कब पोस्ट किया गया और कब उसको दोबारा अपडेट किया गया, तो ये 2 फील्ड्स मैंने यहाँ पे सेव की हुई हैं। तो मेरे ये 2 मॉडल्स हैं, आपने इन 2 मॉडल्स क्रिएट करना है सबसे पहले, और इन 2 मॉडल्स को क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे माइग्रेशंस करनी है, जिससे आपके स्कीमा के अगेंस्ट जो टेबल्स हैं वो जनरेट हो जाएंगे और बाद में आप इनके ऊपर वो फंक्शनैलिटीज़ सारी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। देख लें, सिंपल सी मॉडल क्लास है। अब मॉडल्स क्रिएट करने के बाद हमने सारे पेजेस क्रिएट करने हैं अपने। सो पेजेस में हमारे कौन कौन से पेजेस हैं देखें। अगर मैं अगर प्रोजेक्ट को रन करूं मैं, तो एक पेज जो है वो लिस्टिंग है, जो सारी पोस्ट को लिस्ट अप कर रहा है, चाहे आप लॉगिन के साथ हैं या बगैर लॉगिन के साथ हैं, वो एक ही पेज है। एक पेज आपका जो है वो ऐड पोस्ट का है। एक पेज आपका वो है जिसमें आप पोस्ट की डिटेल पे जाते हैं। 3 पेजेस हो गए। एक पेज आपका लॉगिन का है और एक पेज आपका रजिस्टर का है। तो टोटल 5 पेजेस हैं। एक पेज वो है जो सारी पोस्ट को दिखाता है। फिर एक पेज वो है जो आप किसी भी पोस्ट की डिटेल पे क्लिक करते हैं तो वो आपको डिटेल दिखाता है, नीचे कमेंट का ऑप्शन देता है। अब एक रजिस्टर वाला है, एक लॉगिन वाला है। तो ये 2 पेजेस आपके ये हो जाएंगे। होम पेज आपका वही है जिसमें सारी पोस्ट आपकी नज़र आ रही है। तो इन 3 पेजेस के ऊपर हमने बार बार इस मेन्यू को दिखाना है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने एक बेस पेज बनाया हुआ है और उस बेस पेज के ऊपर मैंने ये नेविगेशन बार बनाया हुआ है ताकि ये नेविगेशन बार हमेशा आता रहे। तो सबसे पहले हम अपने बेस पेज को देख लेते हैं। ये मेरा बेस पेज है, ठीक है। अब इस पेज के ऊपर 3-4 एंकर टैग्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो पहला एंकर टैग जो है मेरा होम के नाम से है, जिसके ऊपर सारी पोस्ट नज़र आ रही हैं आपको, ठीक हो गया। और ये वाला एंकर टैग हमेशा रहेगा, चाहे आप लॉगिन कर रहे हैं या आप लॉगिन नहीं कर रहे, तो ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा। नीचे मेरे पास 4 URL और हैं। 2 ऐसे हैं वो तब नज़र आएंगे जब आप लॉगिन होके बैठे होंगे, और 2 ऐसे हैं जो आपको तब नज़र आएंगे जब आप लॉगिन नहीं होके बैठे होंगे। तो देखें, ये 2 URL क्रिएट किए मैंने, पोस्ट क्रिएट करने का और एक लॉग आउट का। ये आपको तब नज़र आएंगे जब आप लॉगिन होंगे। तो पर कंडीशन क्या यूज़ की गई है, इफ़ यूज़र डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। सो ये वो फंक्शन है जो चेक करेगा अगर यूज़र लॉगिन होके बैठा हुआ है तो फिर ये 2 एंकर टैग देने हैं। अगर यूज़र लॉगिन होके नहीं बैठा हुआ तो एल्स में जाके ये वाले 2 एंकर टैग दिखाने हैं, ठीक हो गया। सो ये देखें, सिंपल सा काम है। तो ये मैंने आपको पीछे वर्ड पावर पॉइंट में बताया था कि ये वाला फंक्शन ये काम करता है, ये वाला एट्रीब्यूट ये काम करता है कि आप इसको किसी पेज का एक पर्टिकुलर कंपोनेंट आप उसको दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं, ठीक है। सो नीचे मैंने एक कंटेंट का ब्लॉक बनाया हुआ है, तो बाकी मेरे पेजेस का बाकी जितना भी कंटेंट है मेरा वो यहीं पे आके रेंडर होगा हर पेज का। इसको मैंने मेन का नाम दिया है, यानी मेन कंटेंट मेरा इसके अंदर आके रेंडर हो जाएगा। इसके बाद मेरा सेकंड पेज जो है वो लेट्स से कि ब्लॉक की डिटेल्स का है, जो ब्लॉक की डिटेल्स को दिखाता है। तो ब्लॉक की डिटेल्स में भी देखें, यहाँ पे अगर हम पहले जाके इसका व्यू का फंक्शन देखें तो वो बड़ा सिंपल है। अगर हम इसके व्यू के फंक्शन पे जाएं तो ये देखें, ठीक है, हमारी सारी जो इस फंक्शन का नाम पोस्ट लिस्ट है, ये क्या करता है, हमारा वो पोस्ट का टेबल है उसके सारे ऑब्जेक्ट को फेच करके लेके आता है। और हमने यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल बना के उसमें ये सारी पोस्ट रख के भेज दी हैं। और हमने भेजी किसके ऊपर हैं, ये blocks.html पे भेजी हैं। तो ये हमारे पास ये वाला पेज था blocks.html का, ठीक है। ये ऊपर मैंने बेस को ऐड किया, नीचे ये कंटेंट का ब्लॉक स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये एंड हो गया। ये कंटेंट का ब्लॉक एंड हो गया, ये स्टार्ट हो गया। ये एक हेडिंग है ब्लॉग पोस्ट की, और फिर मैंने लूप लगाई है क्योंकि वहाँ पे मुझे पोस्ट की पूरी लिस्ट रिसीव हो रही है फॉर पोस्ट इन पोस्ट। और फिर मैंने आगे लिस्ट आइटम बनाए हुए हैं, ठीक है। सो पहला लिस्ट आइटम जो है उसमें पोस्ट का टाइटल आ जाता है। और फिर मैंने चेक किया क्योंकि इमेज ऑप्शनल थी, तो अगर पोस्ट के अंदर इमेज है तो फिर आपने इमेज दिखानी है, अगर इमेज नहीं है तो फिर आपने इमेज नहीं दिखानी। अच्छा, जब आप इमेज दिखाएंगे ना तो इमेज के लिए आपका डेफिनेटली अगर आप पोस्ट डॉट इमेज दिखाएंगे खाली तो ये इमेज का नाम लेके आ जाएगा। सो .url जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी इमेज का जो भी URL बना होगा जब आपने इसको सेव किया होगा तो ये उसका URL यहाँ पे फैच करके लेके आ जाएगा। सो इमेज को रेंडर करवाने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपने ध्यान में रखना है। और ये ऑल्ट में टेक्स्ट दिया हुआ है, अगर इमेज नज़र नहीं भी आता किसी वजह से तो टाइटल जो इमेज का जो टाइटल था पोस्ट का वही नज़र आ जाएगा, दैट्स इट।
सो ये देखें क्या हो क्या रहा है, ये देखें ये इमेज और टाइटल ठीक हो गया। ये मेरा ये वाला पेज ब्लॉक वाला नज़र आ रहा है मुझे। इसके बाद क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखें कि मैं यहाँ पे किसी ब्लॉक के ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो मैं इसकी डिटेल पे चला जाता हूँ, तो मेरे पास एक और पेज है ब्लॉग डिटेल्स के नाम से, ठीक हो गया। सो ये भी सेम वही काम कर रहा है। अगर इमेज एग्जिस्ट करती है तो इमेज दिखाता है, अदरवाइज उसका कंटेंट दिखाता है और टाइटल दिखाता है ऊपर पहले H1 के अंदर, और फिर नीचे एक कमेंट का सेक्शन है, ठीक हो गया। सो जितने भी कमेंट्स ऑलरेडी पोस्ट हो रहे होंगे वो सारे आ जाएंगे। और फिर ये देखें ऐड कमेंट का जो मैंने फॉर्म बनाया हुआ है नीचे, उसके ऊपर भी क्या यूज़ किया हुआ है, इफ़ यूज़र इज़ ऑथेंटिकेटेड। सो अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो फिर आपने ये वाली फील्ड देनी है जिसके अंदर एक फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है, कि कमेंट क्या है जो उसने करना है और उसका कंटेंट पोस्ट एंटर करके वो पोस्ट कर देगा। और अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो फिर उसको क्या ऑप्शन दिया हमने नीचे, लॉगिन का, और लॉगिन का नीचे यूआरएल दिया हुआ है कि वो लॉगिन के पेज के ऊपर चला जाएगा। तो सिंपल कोड है, ये ब्लॉग डिटेल्स का कोड है आपके पास। इसी तरह रजिस्टर का पेज बना हुआ है, ये कुछ भी नहीं है, यूज़र नेम है, ईमेल पासवर्ड की फील्ड्स लगाई हुई हैं, और जब ये सबमिट करेगा तो डेफिनेटली हम इसका अकाउंट क्रिएट कर देंगे। लॉगिन के ऊपर 2 फील्ड्स हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड की है। सो ये मेरे सारी, और एक ऐड ब्लॉग का पेज है अगेन, जिसके ऊपर यूज़र क्या करेगा, ब्लॉग का टाइटल देगा, कंटेंट देगा और इमेज देगा। तो ये टोटल 6 पेजेस बन गए हैं, चूँकि अब एक बेस का पेज मेरा अलहदा हो गया, तो ये सारे पेजेस का हमारा कोड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जो एक्चुअल हमारा मेन फोकस है जो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के अंदर, वो तो सारा व्यू के अंदर ही होगा। देखें यहाँ पे मैंने उन लाइब्रेरीज़ को इस्तेमाल किया हुआ है। एक गेट ऑब्जेक्ट और 404 की है, लॉगिन ऑथेंटिकेट लॉग आउट की है, लॉगिन रिक्वायर्ड की है, यूज़र का मॉडल हम बना बनाया इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको हमने यहाँ से इंपोर्ट किया हुआ है, और बाकी जो हमारे अपने मॉडल्स हैं हमने क्रिएट करने हैं उसको मैंने फ्रॉम डॉट मॉडल से इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक हो गया। तो ये एक पोस्ट का मॉडल है, एक कमेंट का मॉडल है और एक मेरा यूज़र का मॉडल है। पहले वाला फंक्शन हम देख चुके हैं। ये पोस्ट लिस्ट क्या है, ये सारी पोस्ट को फैच करके लेके आएगा, इसको इस पेज पे सेंड कर देगा और ये इसका कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल आ जाएगा हमारे पास, हमने वहाँ जाकर इसको रेंडर करवा देना है। अब देखें ये एक फंक्शन है पोस्ट क्रिएट करने का, इस फंक्शन के ऊपर क्या लगा हुआ है, एट लॉगिन रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन आप तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे, जब तक आपका लॉगिन का फंक्शन नहीं बनेगा तब तक आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और ये यहाँ पे डॉट डेकोरेटर्स की लाइब्रेरी से हमने इंपोर्ट किया हुआ है। इसी तरह सपोज किया, मैं चाहता हूँ कि ये पोस्ट की डिटेल भी कोई तब तक नहीं पढ़ सकता जब तक उसके पास लॉगिन फंक्शनैलिटी नहीं है, तो इसके ऊपर भी हम लॉगिन रिक्वायर्ड इस्तेमाल करते हैं। रजिस्टर के लिए हमें लॉगिन रिक्वायर्ड नहीं ज़रूरत, यूज़र लॉगिन के लिए भी हमें लॉगिन रिक्वायर्ड की नहीं ज़रूरत है, लॉग आउट करने के लिए भी पहले लॉगिन का होना ज़रूरी है, तो इसके ऊपर भी लॉगिन रिक्वायर्ड लगा हुआ है। तो ये आप एक तरह से ऑथोराइज़ कर रहे हैं कि आपने ये फंक्शनैलिटीज़ तब एक्सेस करनी है जब आप लॉगिन करेंगे। ये पोस्ट क्रिएट का फंक्शन देखें, आपने पहले चेक किया मेथड पोस्ट है आपका, टाइटल कंटेंट इमेज आपने गेट कर लिया, और यहाँ पे आप एक पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आपने बता दिया कि पोस्ट का टाइटल होगा, कंटेंट होगा, इमेज होगी, ऑथर होगा। पोस्ट को सेव करके आपने पोस्ट लिस्ट पे रीडायरेक्ट कर दिया, और अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं तो फिर आप ऐड ब्लॉग के पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपकी ये पोस्ट जो है ये क्रिएट हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप किसी खास पोस्ट की डिटेल फैच करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको साथ प्राइमरी की भेजनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है गेट ऑब्जेक्ट और 404, जिसमें हमने ये बताया हुआ है कि अगर हमें इस प्राइमरी की के अगेंस्ट कोई पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है, हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना तो आप पोस्ट डॉट कॉमेंट आप जो है वो प्रीवियस वाले मेथड को भी इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे ये वाला मेथड हमारा है। यहाँ पे आपने ऑल नहीं इस्तेमाल करना, फिर आपने यहाँ पे गेट इस्तेमाल करना है और आपने बताना है कि ये आपका टेबल है, फिर आपको टेबल बताने की ज़रूरत भी नहीं होती, आपने खाली प्राइमरी की बतानी हो। जिसे देखें प्रीवियसली हम ये इस्तेमाल करते थे ना, अगर हमने एक ख़ास अगर हमने सिंगल रिकॉर्डिंग फैच करना था तो ये मेथड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसका अल्टरनेटिव ये भी है, ठीक है। अगर ये प्राइमरी की के साथ रिकॉर्ड आपका मैच होगा तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपको 404 का एरर मिल जाएगा। तो लिहाजा इसका कोई ऑथराइजेशन के साथ या ऑथेंटिकेशन के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं है, या आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
सो कमेंट के लिए आपको एक तो पोस्ट चाहिए, फिर उस पोस्ट से रेलिवेंट जितनी भी कमेंट्स हैं आपको वो भी चाहिए, ठीक है। तो फिर आगे मैंने जो फैच किया हुआ है वो पोस्ट डॉट कमेंट्स डॉट ऑल किया हुआ है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कमेंट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल नहीं फैच किया हुआ। अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं कमेंट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल तो वो आपको हर पोस्ट के कमेंट्स निकाल के दे देगा। तो अभी हमें हर पोस्ट के कमेंट नहीं गेट करने हैं, बल्कि हमें सिर्फ इस पर्टिकुलर पोस्ट के कमेंट गेट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर दिया पोस्ट के साथ, ठीक है। सो पोस्ट डॉट कमेंट्स डॉट ऑल करेंगे तो उस पोस्ट के सारे हमें कमेंट मिल जाएंगे। तो अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, पोस्ट भी आ गया, कमेंट्स भी आ गया। यूज़र का डाटा हमें फैच करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी क्योंकि यूज़र ऑलरेडी लॉगिन होकर बैठा हुआ है। सो यूज़र लॉगिन होकर बैठा हुआ है, लिहाजा पोस्ट की डिटेल के लिए या इवन जब पोस्ट हम क्रिएट कर रहे थे तो यहाँ पे भी हमने देखें यूज़र ऑथर के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। अगर यूज़र लॉगिन होकर बैठा हुआ है तो आपको उसका कोई डाटा फैच नहीं करना है। आप जब भी रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इस्तेमाल करेंगे तो खुद ही यूज़र की सारी डिटेल आपकी फैच होकर आ जाएंगी हर उस पेज के ऊपर जहाँ पे लॉगिन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे भी देखें तो हमने यहाँ पे ऑथर का रिकॉर्ड फैच नहीं किया, हालांकि कमेंट के साथ जो है वो उसके ऑथर भी अटैच हैं, ठीक है। लेकिन ऑथर के लिए हमने क्या यूज़ किया, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इस्तेमाल कर लिया। सो देखें ये अगर एक पोस्ट की सारी कमेंट्स फैच होके आ जाएंगे और अब हम यहाँ पे जब ब्लॉग डिटेल्स पे भेजेंगे तो पोस्ट भी भेजेंगे साथ कमेंट्स भी भेजेंगे। और फिर अगर यूज़र उस पोस्ट डिटेल के बाद अगेन एक कमेंट पोस्ट कर रहा है तो ये उसका मेथड है, जो ये वो मेथड ये भी फैच कर लेगा कि अगर हमारा वहाँ पे कोई फॉर्म सबमिट होके आ रहा है तो फिर हमने उसका कंटेंट निकालना है, बाकी चीज़ें निकालने की ज़रूरत नहीं है कमेंट के अंदर। तो कमेंट का हमारा टेबल है तो उसको हम क्या चीज़ें पास कर रहे हैं, कंटेंट की वैल्यू कंटेंट हो जाएगी, पोस्ट की वैल्यू पोस्ट हो जाएगी, हमने पोस्ट भी ऑलरेडी फैच की हुई है, और ऑथर की वैल्यू हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट यूज़र हो जाएगी। और इस कमेंट को हमने सेव कर देना है और फिर हम पोस्ट डिटेल पे वापस रीडायरेक्ट कर देंगे, ठीक हो गया। अब जो दो फंक्शन हमारे पर्टिकुलरली ऑथेंटिकेशन के साथ डील करते हैं हम उनको देख लेते हैं। एक रजिस्टर का है और एक रिक्वेस्ट का है। रजिस्टर के अंदर सबसे पहले मैंने कंडीशन लगाई हुई है रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड, कि अगर यूज़र पहले से ही लॉगिन रजिस्टर होके बैठा हुआ है तो तब आपने इस फंक्शन को नहीं चलाना, आपने रजिस्टर की एक्सेस नहीं देनी है, बल्कि आपको यूज़र को रीडायरेक्ट करना है पोस्ट लिस्ट के ऊपर, यानी ये पहले वाला फंक्शन चल जाएगा, ठीक हो गया। सो अगर मैं इस कंडीशन को यहाँ से एग्जाम्प्ट कर दूँ तो क्या होगा, अगर यूज़र लॉगिन करके बैठा हुआ है, देखिए मैंने इसको यहाँ से एग्जाम्प्ट कर दिया और लेट से कि अभी यूज़र लॉगिन नहीं है बट हम इसको लॉगिन करवा लेते हैं। सो ये डेव 1 2 3 है, ये लॉगिन है। अब अगर हम यहाँ पे यूज़ करें रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर के स्पेलिंग गलत है मेरे, देखें यूज़र लॉगिन है और नीचे क्या आ रहा है, रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है। हम चाहते कि नहीं, अगर यूज़र लॉगिन है तो देखें यहाँ पे लॉग आउट भी आ रहा है, नीचे रजिस्टर भी आ रहा है, यानी एक यूज़र लॉगिन करके बैठा हुआ है, अगेन हम उसको रजिस्टर की फंक्शनैलिटी दे रहे हैं। तो हमारे ये वाला जो पहला इफ़ है ना, सॉरी, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड, ठीक है, इसका आंसर बाय, इसको इक्वल टू कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर बाय डिफ़ॉल्ट या ट्रू आता है या फॉल्स होता है। तो ये यूज़र का एक एट्रीब्यूट है। तो अगर वो यूज़र पहले से लॉगिन है तो हमने इसको रिटर्न रीडायरेक्ट करवा देना है, हमारा जो पहले वाला फंक्शन है पोस्ट लिस्ट का, हमने इसको वहाँ पे रीडायरेक्ट करवा देना है, ठीक हो गया। सो ये आपके हर रजिस्टर और लॉगिन वाले पेज के ऊपर ये चेक लाजमी लगेगा, ठीक है। अब वापस अगर हम इसको रिफ़्रेश करें तो अब आप देखें, अब आपको वो रजिस्टर वाला पेज कभी भी नहीं मिलेगा। अब आप जब भी रजिस्टर लिखेंगे तो अगर आप लॉगिन होके बैठे हैं तो ये आपको ये वापस लेके आ जाएगा, आपकी पोस्ट वाली लिस्टिंग के ऊपर लेके आ जाएगा, ठीक हो गया। नीचे हमने चेक लगाया हुआ है कि जी अगर डाटा पोस्ट हो रहा है तो फिर आपने उसका यूज़र नेम, ईमेल, दो पासवर्ड हैं, पासवर्ड यानी पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड के दो ऑप्शन हमने दिए हुए हैं, तो एक को पासवर्ड 1 और एक का पासवर्ड 2 का नाम दिया हुआ है। इसको मैं मैनुअली चेक कर रहा हूँ कि अगर दोनों पासवर्ड इक्वल हैं तो अकाउंट क्रिएट करते हुए, अगर दोनों पासवर्ड इक्वल हैं तो देखें यहाँ पे मैंने क्रिएट का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप ऊपर वाले मॉडल्स में देखें तो हमने जो ऑप्शन इस्तेमाल किया हुआ वो क्या किया हुआ हमने, यहाँ पे तो हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट करके क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना के सेव नहीं कर रहे, बल्कि हम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम क्रिएट इस तरह से कर रहे हैं कि हम यहाँ पे क्रिएट यूज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सो यूज़र्स का मॉडल है हमारा ऑब्जेक्ट और हम उसका एक यूज़र क्रिएट कर रहे हैं। इसमें यूज़र नेम की वैल्यू यूज़र नेम, ईमेल वैल्यू ईमेल, पासवर्ड की वैल्यू पासवर्ड 1 कर दिए हमने। तो अब ये क्या करेगा, ये खुद ही हमारे पासवर्ड को
हैशिंग के थ्रू सेव कर देगा। अगर आप यहाँ पे खाली क्रिएट इस्तेमाल करेंगे तब भी आपका यूज़र क्रिएट हो जाएगा, लेकिन वो उसका पासवर्ड कभी भी हैशिंग के थ्रू गुजर के नहीं जाएगा। ठीक हो गया। यूज़र को हमने सेव कर दिया और ये फिर आगे हमने यूज़र को ऑथेंटिकेट भी कर दिया। ये हमारा ऑथेंटिकेट का फंक्शन है। अभी फ़िलहाल अगर आप यहाँ पे इसको स्किप भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि फ़िलहाल आपने यूज़र को ऑथेंटिकेट यहाँ पे नहीं करना, जब वो लॉगिन करेगा तब आपने इसको ऑथेंटिकेट करना है। खैर अगर आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो कोई हर्ज भी नहीं है। फिर ये वो पर्टिकुलर एक फंक्शन है जो आपका सेशन मेंटेन कर रहा है। ये देखें बाकी पेजेस को कैसे पता चल रहा है कि यूज़र लॉगिन हो के बैठा हुआ है, तो वो लाइन है। अगर आप इसको यहाँ से डिलीट कर दें, अगर आप इसको यहाँ पे एग्जाम्प्ट कर देंगे तो आपका सेशन मेंटेन नहीं होगा। इट्स मीन के जैसे अब आप यहाँ पे यूज़र्स की वैल्यू फैच किए जा रहे हैं बाय रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के, तो वो वैल्यू फिर आपको वहाँ पे फैच नहीं होगी। ठीक हो गया। सो ये लॉगिन का फंक्शन हमने कॉल किया, इसको दो चीज़ें पास करनी है आपने, एक इसको रिक्वेस्ट पास करनी है, दूसरा बताना है कि यूज़र कौन सा है। तो ये यूज़र की वैल्यू हमने यहाँ पे सेव की हुई थी, यूज़र का ऑब्जेक्ट सेव किया हुआ था, जिसको बता दिया कि ये वो यूज़र है जिसका आपने सेशन मेंटेन करना है। तो अब इसी यूज़र की पोस्ट पे अलाउ होगा कि वो अपनी पोस्ट को एडिट कर सकता है, अपनी पोस्ट को डिलीट कर सकता है, किसी और की पोस्ट को वो डिलीट नहीं कर सकता। और यूज़र क्रिएट करने के बाद हमने उसको अगेन पोस्ट लिस्ट पे रिडायरेक्ट कर दिया। ये सारा हमारा इफ़ का पार्ट आ गया। अगर ये नहीं चलेगा तो डेफिनेटली आप यूज़र को register.html का पेज दे देंगे। सो ये हमारी, अगर आप रजिस्टर में देखें तो सिर्फ दो चीज़ों का यहाँ पे एडिशन है। एक तो आपने क्रिएट यूज़र का एडिशन करना है और यूज़र को सेव करना है जैसे आप बाकी ऑब्जेक्ट को सेव करते हैं। उसके बाद सिर्फ ये एक लॉगिन का सेकंड एडिशन है। सो एक ये एडिशन है और ये आपका एक ये एडिशन है। सो बाकी काम वही है जो आप पहले से बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ करते हुए आ रहे हैं। तो ये आपका सेशन मेंटेन कर देगा। अगेन यूज़र लॉगिन की फंक्शनैलिटी है। एक तो आपने इस फंक्शन का नाम कभी लॉगिन नहीं रखना। अगर आप इस फंक्शन का नाम लॉगिन रखेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा इस लॉगिन के साथ। ठीक हो गया। तो इसका नाम आपने हमेशा चेंज करके रखना है। आप चाहे यूज़र लॉगिन रख लें या व्हाटएवर कोई भी और नाम रख रहे हैं आप इसको, लेकिन आपने इसका नाम खाली लॉगिन नहीं रखना। एक बड़ी कॉमन मिस्टेक हम करते हैं कि हम इस फंक्शन का नाम लॉगिन रख देते हैं, जिससे क्या होता है ये लॉगिन और ये लॉगिन आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं। सो ये आपने लाजमी ख्याल करना है। अगेन अगर आप यूज़र लॉगिन का फंक्शन देखें तो उसका पैरामीटर रिक्वेस्ट क्या है। पहले हमने चेक किया कि यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है तो आप उसको पोस्ट लिस्ट पे ले जाएं। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये। अगर वो लॉगिन नहीं है तो फिर आपने ये चेक करना है कि क्या यूज़र लॉगिन का फॉर्म सबमिट कर रहा है या लॉगिन की पेज की डिमांड कर रहा है। सो ये इफ़ है, ये तब चलेगा जब यूज़र अपनी क्रीडेंशियल्स इनपुट करेगा जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड क्रीडेंशियल्स हैं। अब यहाँ पे हमने यूज़र को कैसे मैच करवाया हुआ है। अब देखें यहाँ पे हमने ये फंक्शन नहीं इस्तेमाल किया, ये जो गेट ऑब्जेक्ट और 404 है। ठीक है, हमने ये फंक्शन इस्तेमाल नहीं किया, ना हमने गेट का फंक्शन इस्तेमाल किया है। हमने जो फंक्शन इस्तेमाल किया वो फंक्शन हमने इस्तेमाल किया है ऑथेंटिकेट का। अब ये ऑथेंटिकेट का फंक्शन क्या करेगा, यूज़र के पासवर्ड को लेगा और उसको ये पहले उसको हैशिंग से गुजारेगा ताकि वो डेटाबेस वाले पासवर्ड से मैच कर सके। ठीक है, और अगर वो यूज़र नेम और पासवर्ड मैच कर जाते हैं आफ्टर हैशिंग तो फिर ये वो उस यूज़र की डिटेल इस यूज़र वाले ऑब्जेक्ट में लेके आ जाएगा। इसका एक एक्स्ट्रा पैरामीटर है, ये आपने हमेशा याद रखना है कि इसका पैरामीटर हमेशा रिक्वेस्ट का आएगा और बाकी पैरामीटर आप इसके बाद में दे देंगे। इसके बाद देखें इसमें दो चीज़ें पॉसिबल हैं, या तो यूज़र का ऑब्जेक्ट आ जाएगा या इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे यूज़र का ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। उस केस में इसके पास जो वैल्यू आएगी वो नन आ जाएगी। ठीक है, यानी यूज़र ने ईमेल और पासवर्ड अगर गलत दिया है तो इस ऑब्जेक्ट में वैल्यू नन आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई हुई है, इफ़ यूज़र इज़ नॉट नन। ये पाइथन में आप ऐसे भी कंडीशन लगा सकते हैं जो कि बिल्कुल एक इंग्लिश की कंडीशन लग रही है आपको। अदरवाइज़ आप ये नॉट इक्वल टू नन कर देंगे तब भी ठीक है। सो ये भी ठीक है। ठीक है, तो पाइथन ये दोनों को सपोर्ट करता है। तो अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो अगेन देखे क्या किया, उसका सेशन मेंटेन किया है। अब अगर ये नहीं करूँगा तो वो रीडायरेक्ट तो कर जाएगा लेकिन उसका सेशन मेंटेन नहीं होगा, और जब वो रीडायरेक्ट करेगा तो वहाँ पे फिर सेशन चेक किया जा रहा होगा और वो सेशन नहीं उसका मेंटेन होगा तो वो उस पेज को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो अगेन सेशन क्रिएट किया है, उसको रीडायरेक्ट करवा दिया मैंने पोस्ट लिस्ट के ऊपर। सो लास्ट फंक्शन बिल्कुल सिंपल है हमारा यूज़र। अगेन इस फंक्शन का नाम भी आपने लॉग आउट नहीं करना क्योंकि ये लॉग आउट फंक्शन के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगा। फंक्शन का नाम यूज़र लॉग आउट है, सिंगल पैरामीटर है। सो आपने इस फंक्शन को कॉल करना है और इस फंक्शन को आपने एज ए रिक्वेस्ट पैरामीटर पास करना है। तो जितने भी लॉगिन्स होंगे, जितने भी सेशंस क्रिएट होंगे, वो सारे के सारे सेशन आपके डिलीट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और अब कोई इन्फॉर्मेशन कुकीज़ में सेव नहीं होगी आपके लॉगिन से एलिमेंट। और लॉग आउट करने के बाद वो आपको अगेन पोस्ट लिस्ट पे रीडायरेक्ट कर देगा।
जिसके ऊपर आपकी सारी पोस्ट आपको नज़र आ रही होंगी। सो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 फंक्शंस हैं। हर पेज के लिए हमने एक फ़ंक्शन क्रिएट किया हुआ है, हर फंक्शनैलिटी के लिए हमने एक फ़ंक्शन क्रिएट किया हुआ है। सो इसमें जो चीज़ें बेसिकली डील करती है अथेंटिकेशन के साथ, वो एक लॉगिन का फंक्शन है फॉर सेशन के लिए, अथेंटिकेट का फंक्शन है टू अथेंटिकेट आ यूज़र व्हेन ही एंटर्ड हिज क्रीडेंशियल्स, लॉग आउट का फंक्शन है हमारे पास सेशंस को डिलीट करने के लिए, ये लॉगिन रिक्वायर्ड का हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जिससे हम ये देखते हैं कि हमने कौन सा व्यू का फंक्शन ऐसा है जो बगैर लॉगिन के एग्जीक्यूट नहीं करना। सो यूज़र का बना बनाया मॉडल है हमारे पास, बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब लास्टली हम देख लेते हैं इसके यूआरएल्स हमने कैसे बनाए हुए हैं। तो देखें, ये पहला यूआरएल जो है वो डिफ़ॉल्ट यूआरएल मेरा वो पोस्ट लिस्ट के फंक्शन को कॉल करता है। post/new जो है वो पोस्ट क्रिएट को कॉल करता है। जब किसी पोस्ट की डिटेल देखनी होती है तो हमें इसकी प्राइमरी की चाहिए होती है, तो इसलिए साथ में मैंने इंट में प्राइमरी की पास की हुई है। रजिस्टर, लॉगिन और लॉग आउट के 3 हमारे ये फंक्शन हो जाते हैं। सो ये हमारी सारी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं ये पूरी हो गई हैं। और अब अगर हम इसमें चाहें तो इसका फ्रंट एंड कोई उठा के हम इसमें इंटीग्रेट करके हम इसको एक वर्किंग ब्लॉगिंग वेब ऐप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। आई थिंक सर्वर क्लोज हो गया है, मैंने कहीं पे एरर कर दी है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने इसको गलत इस्तेमाल किया हुआ था, इफ़ यूज़र इज़ नॉट नन था। इसको सेव करते हैं, ठीक है। सो अभी लॉगिन होके बैठे हुए हैं तो सारी पोस्ट नज़र आ रही हैं। किसी पोस्ट पे क्लिक करते हैं, उसकी डिटेल्स आ गई हमारे पास। तो ये सारी फंक्शनलिटीज़ हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं। क्रिएट पोस्ट कर सकते हैं अभी हम। सो इसमें अभी फ्रंट एंड बाकी है, बाकी इसका बैक एंड अगर आप देखें तो सारी बेसिक फंक्शनलिटीज़ जो हैं हम इसकी वो कवर कर पा रहे हैं जो ब्लॉगिंग वेबसाइट के अंदर होती है हमारे पास। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि ये सेशन वेरिएबल का इस्तेमाल सिर्फ हम लॉगिन के लिए मेंटेन नहीं करते हैं, इसके और भी बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी शॉपिंग वेबसाइट को देखें तो वहाँ पे वो जो आपका कार्ट मेंटेन हो रहा होता है ना, तो वो भी सेशन के अंदर ही मेंटेन हो रहा होता है। जैसे अगर आपने एक शॉपिंग कार्ट बनाया है और आपने कहा कि जी मैं इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करना चाहता हूँ, फिर इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करना चाहता हूँ, और ये सारी इन्फॉर्मेशन परमानेंटली कार्ट के अंदर स्टोर हो रही है, चाहे आप लॉगिन होके नहीं भी बैठे हुए। तो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि अगर आप लॉगिन साइन अप नहीं भी करेंगे तब भी आपके कार्ट मेंटेन हो रहा होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने और जहन में रखनी है कि सेशन का इस्तेमाल सिर्फ लॉगिन या लॉग आउट की फंक्शनैलिटी और यूज़र अथेंटिकेशन में इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है वेब के अंदर। इसके और भी बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल आता है जहाँ पे आपने यूज़र के इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स देखी होंगी, तो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स क्या करती हैं, आपके कार्ट को मेंटेन करती हैं, चाहे आप लॉगिन होके बैठे हैं या लॉगिन होके आप नहीं बैठे हुए। यानी बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग्स बगैर लॉगिन किए भी आपको अलाउ करती हैं। जैसे लेट्स से कि अगर हम एक भी वेबसाइट चेक करते हैं, सो उम्मीद है कि यहाँ पे देखेंगे कि बगैर लॉगिन किए भी हमारा जो कार्ट है, ये देखें ये कार्ट में आइटम 0 है, मैंने कोई लॉगिन नहीं किया हुआ। बट लेट्स से कि अगर हम इसकी प्रोडक्ट्स को देखें, ठीक है। सो लेट्स से ये एक प्रोडक्ट है और मैं इसकी क्वांटिटी यहाँ पे 2 कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ, तो ये देखें ये कार्ट में मेरी इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब ये इस वेब पेज पे ऐड हुई ना, तो और ये इसकी प्राइस भी आ रही है। अगर मैं पेज स्विच कर रहा हूँ तो देखें मेरा कार्ट की इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं हो रही। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे सेव रही है, मैं तो वेब पेज ही चेंज कर गया हूँ, ठीक है। तो अगर आप किसी भी वेब पेज पे जाएंगे, तो आपकी ये कार्ट की इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेगी। इवन दो कि अगर मैं यहाँ से कोई एक डिफरेंट प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँ और अब मैं इसको कार्ट में भी ऐड कर लूँ, तो ये देखें ये इन्फॉर्मेशन मेरे प्रीवियस कार्ट में ऐड हो गई है। सो मैं कोई लॉगिन नहीं हूँ, कोई साइन अप नहीं किया मैंने, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है। सो इसके पीछे जो लॉजिक काम कर रही है वो हमारे सेशन काम कर रहे हैं। तो वो कर क्या रहे हैं कि वो इस सेशन में हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं और वो सेशन थ्रू आउट द वेबसाइट मेंटेन हो गया है। सो जब तक मैं यहाँ से अपने इस कार्ड को खुद डिलीट नहीं करूँगा
तो तब तक वो सेशन मेरा मेंटेन रहेगा। तो अगर मैं व्यू कार्ड पे जाऊंगा तो वो सारी सेशन वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेके आ जाएगा, मुझे डिस्प्ले करवाएगा। हाँ, मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपना इस ऑर्डर को कंफर्म करके चेकआउट करूँगा तो मेरे इस सेशन को वो क्लियर कर देगा। ठीक हो गया। सो ये आपने सेशन का कॉन्सेप्ट लाजमी देख लेना है। ये कुछ नोट्स हैं, ये मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो ये आपको बताएगा कि आप कितनी तरह से सेशन बना सकते हैं। कुकीज़ बेस भी होते हैं, डेटाबेस के थ्रू भी सेशन क्रिएट हो जाते हैं। और इनका काम सिर्फ ये नहीं होता कि आप इनको जस्ट लॉगिन और लॉग आउट के लिए मेंटेन करें। आपने लाजमी ये सिनेरियो बना के देखना है कि बगैर लॉगिन किए आप अपने सेशंस के अंदर डाटा कैसे परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, कि जब तक आप उसको क्लियर नहीं करेंगे तो वो डाटा वहीं पे स्टोर्ड पड़ा रहेगा। ठीक है। सो ये सेशंस को इस पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सो ये स्लाइड्स भी मैं शेयर कर दूंगा, मैं आपके साथ ये नोट्स भी शेयर कर दूंगा, वो पहले वाली स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा, ये कोड भी शेयर कर दूंगा। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को लाजमी अपने अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इंटीग्रेट करके देखना है और आपने इन फंक्शंस को लाजमी एक्सप्लोर करना है। थैंक यू।